नमस्कार, मैं हूं प्रीति। स्वागत है आप सभी का। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। बजट सत्र के पहले हिस्से का आखिरी दिन, राज्यसभा में आधार विधेयक पर हो सकती है चर्चा। सब्सिडी स्कीमों में आधार के इस्तेमाल को मिलेगा कानूनी दर्जा। बीजेपी ने 12 सांसदों को संसदीय समिति से हटाया। बैठकों से गैर हाजिर रहने पर कार्रवाई। समितियों को ज्यादा समय देने वाले सांसदों को दी जाएगी प्राथमिकता। पश्चिम बंगाल में स्टिंग की जांच करेगा चुनाव आयोग। होर्डिंग तस्वीरें हटाने के लिए 48 घंटे का वक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का निष्पक्ष चुनाव का आश्वासन। पाकिस्तान से भारत में घुसे 10 आतंकवादियों में से 3 ढेर। बाकी आतंकियों के ठिकाने का पता चला। सुरक्षा बलों का अभियान जारी। महाशिवरात्रि पर थी हमले की योजना। और अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए हिलेरी और ट्रंप की दावेदारी मजबूत। फ्लोरिडा समेत 3 राज्यों की प्राइमरी में दोनों की जीत। रिपब्लिकन दावेदार मार्को रूबियो का अभियान खत्म। संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से का आज आखिरी दिन है। इसकी शुरुआत 23 फरवरी को हुई थी। इस दौरान रेल और आम बजट से जुड़े वित्तीय कामकाज के अलावा रियल एस्टेट बिल, भारतीय मानक ब्यूरो बिल, राष्ट्रीय जल मार्ग बिल समेत कई अहम विधेयकों को संसद की मंजूरी मिली। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 25 अप्रैल से शुरू होगा और 13 मई तक चलेगा। दोनों सदनों के एजेंडे में आखिरी दिन भी कई अहम विधायी कामकाज शामिल किए गए हैं। संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से का आज आखिरी दिन है और राज्यसभा में आज आधार विधेयक 2016 पर चर्चा होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री अरुण जेटली विधेयक पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव भी करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे 3 मार्च को लोकसभा में मनी बिल के तौर पर पेश किया था, जिसे सदन ने 11 मार्च को मंजूरी दी। हालांकि विधेयक को मनी बिल के रूप में पेश किए जाने पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने ऐतराज जताया है। आधार को कानूनी जामा पहनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसके जरिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही अलग अलग सब्सिडी स्कीमों को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। विधेयक में गोपनीयता से संबंधित चैप्टर 6 जोड़ा गया है, जिसमें संबंधित प्राधिकार से गोपनीयता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसके मुताबिक आधार के डाटा को बिना नागरिक की सहमति के साझा नहीं किया जाएगा और बायोमेट्रिक डेटा को सहमति के बाद भी साझा नहीं किया जाएगा। संसद की सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन समिति ने तंबाकू उत्पादों पर ज्यादा बड़ी चेतावनी छापने का विरोध किया है। मंगलवार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि सिगरेट के पैकेट पर दोनों तरफ महज 50% हिस्से पर ही ऐसी चेतावनी छापी जाए। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके 1 अप्रैल से सभी तंबाकू उत्पादों के मुख्य डिस्प्ले के 85% हिस्से में सचित्र चेतावनी छापने को कहा था। दिलीप कुमार, मनसुख लाल गांधी की अध्यक्षता वाली अधीनस्थ नियमों की संसदीय समिति ने कहा है कि सिगरेट के पैकेट के दोनों तरफ सिर्फ 50% हिस्से में ही सचित्र चेतावनी छापी जाए। समिति ने बीड़ी के लिए एक तरफ ही ये चेतावनी छापने की सिफारिश की है। फिलहाल सिगरेट बीड़ी के पैकेट के 40% हिस्से पर सचित्र चेतावनी छापना जरूरी है। हमने अच्छा तरह से अध्ययन किया, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर विषय हुआ है और उस आधार पे हमने निर्णय किया है। कोई दबाव नहीं, कोई किसी का दबाव नहीं। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय 1 अप्रैल से सभी तंबाकू उत्पादों के मुख्य डिस्प्ले के 85% हिस्से में सचित्र चेतावनी छापने की अधिसूचना पहले ही जारी कर चुका है। हालांकि समिति की रिपोर्ट पर मंत्रालय ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी समेत विपक्ष के कई सदस्य समिति की सिफारिशों को मानने के पक्ष में नहीं हैं। नहीं, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसी चेतावनी देने के बाद उसको घटाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। टिकट की उसमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, लेकिन सरकार को सिगरेट वाले में नहीं मानना चाहिए कि उससे बहुत आदमी मरता है, बहुत तरह की बीमारी हो रही है सिगरेट। ये अधिसूचना 1 अप्रैल 2015 को ही लागू होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर इसी संसदीय समिति ने मंत्रालय को पत्र लिखकर इस नियम को लागू नहीं करने का अनुरोध किया था। तब समिति ने कहा था कि तंबाकू के स्वास्थ्य पर नुकसान को लेकर
कोई पक्का अध्ययन नहीं हुआ है, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तब मंत्रालय ने अनिश्चित काल तक के लिए अपना फैसला टाल दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के 12 सांसदों को कम हाजिरी की वजह से 3 प्रमुख संसदीय समितियों से बाहर कर दिया गया है। पार्टी ने सांसदों को स्थायी समिति की बैठकों में नियमित तौर पर भाग लेने की हिदायत दी थी। बावजूद इसके कई सांसद बैठकों से गैर हाजिर रहे। इसके बाद पार्टी ने मंगलवार को इनके नाम वापस ले लिए। इन सांसदों में विनोद खन्ना, दर्शना विक्रम, संजय जायसवाल, कीर्ति आजाद, SS अहलूवालिया, दुष्यंत सिंह, रमेश पोखरियाल, वरुण गांधी, नंद कुमार सिंह चौहान, पंकज चौधरी, ओम बिरला और गणेश सिंह शामिल हैं। इन सांसदों को लोक लेखा समिति, आकलन समिति और लोक उपक्रम समिति से बाहर किया गया है। We have now taken a policy decision. Whoever is able to give more time to the committees, they shall be given preference. Because committees cannot function without the presence of the members. The committees change from time to time. All parties also change their members. And our party has taken care to see that there is more presence in the meetings. Other parties, I hope they will also follow the suit. चुनाव आयोग तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी मामले से जुड़े स्टिंग की जांच करेगा। साथ ही आयोग ने पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों के अधिकारियों की तरफ से पार्टी लाइन पर काम करने की राजनीतिक दलों की शिकायतों पर भी सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। चुनाव आयोग उस स्टिंग की जांच करेगा जिसमें कथित रूप से टीएमसी नेताओं को एक काल्पनिक निजी फर्म की मदद के लिए रिश्वत लेते दिखाया गया है। चुनाव तैयारियों को लेकर सोमवार शाम और मंगलवार को हुई समीक्षा बैठकों के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने कहा कि आयोग को इस बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों से शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को सौंपकर इस मामले में उपयुक्त कदम उठाया जाएगा। उन्होंने पक्षपात की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। The machinery will act impartially and neutrally. Wherever we have received complaints about lack of neutrality, the Commission will take note of it and appropriate action. चुनाव आयोग ने आचार संहिता के पालन में लापरवाही को लेकर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने कोलकाता नगर निगम समेत कई प्रशासनिक निकायों को सरकारी भवनों और सार्वजनिक वाहनों से आचार संहिता के खिलाफ प्रदर्शित प्रचार सामग्री हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। We have given 48 hours to officials to remove all such flags, banners, hoardings which have been displayed in violation of Model Code of Conduct, failing which the Commission will take a very serious view. मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस प्रेक्षकों, सामान्य प्रेक्षकों, व्यय प्रेक्षकों और मतदाता जागरूकता प्रेक्षकों को तैनात किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इससे पहले कल तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के मामले में केंद्र सरकार ने स्पीकर से जांच कराने की अपील की है। लोकसभा में सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया और आरोपी सांसदों पर कार्रवाई की मांग की। टीएमसी ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद टीएमसी सांसदों ने कथित रिश्वत लेने का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि रिश्वतखोरी का आरोप संसद की प्रतिष्ठा से जुड़ा मुद्दा है। Prestige of the parliament is at stake. So we have to establish the truth. Request the speaker. There are two ways. One is the government should order an inquiry. The other one is the house should order an inquiry. इससे पहले सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी ने इसे गंभीर मामला बताया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये narada.news.com उससे आप तमाम सीडी मंगाओ, आप जांच करो, समिति बनाओ और सीबीआई एफआईआर करे। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए और जिसको भी दोषी पाया गया उसको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। This is part of a political conspiracy before the West Bengal election, where CPM, Congress and BJP are destined to lose. तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि इसके लिए काला धन इस्तेमाल हुआ है। जितना भी कॉन्स्पिरेसी करने दो, जितना भी ब्लैक मनी में ब्लैकमेलिंग करने दो, जितने भी विदेश से रुपया लेकर जो भी कॉन्स्पिरेसी करने दो, हम लोग डरते नहीं है।
हम ईमानदारी से, इज्जत से काम करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं को कथित तौर पर एक फर्जी निजी कंपनी की मदद के लिए अवैध तरीके से पैसा लेते हुए दिखाया गया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। मंगलवार को रियल एस्टेट नियमन और विकास विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही विधेयक संसद से पारित हो गया। इसके जरिए रियल एस्टेट क्षेत्र में बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। विधेयक के मुताबिक एक नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसमें बिल्डरों को परियोजना की शुरुआत से पहले पंजीकरण कराना होगा। इसमें जमीन खरीदने से लेकर अन्य सभी मंजूरी संबंधी दस्तावेज का ब्यौरा देना होगा। प्रोजेक्ट को पूरा करने में हुई देरी या निर्माण में दोष होने पर बिल्डर पर ब्याज के साथ पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने दावा किया कि इस विधेयक में बिल्डर और उपभोक्ता दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है। From all sides, for the wholehearted support they have extended to this bill, and I'm sure that this bill will live up to the expectations and aspirations of the people. And whatever further improvements to be made in future, we will collectively think about it and then take it forward. राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे सदस्यों के लिए मंगलवार को एक विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई गणमान्य सदस्यों ने शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने उम्मीद जताई कि ये सदस्य रिटायरमेंट के बाद भी सार्वजनिक जीवन में बने रहेंगे। कुर्बानी गंगो चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए। राज्यसभा ने मौजूदा सत्र के दौरान रिटायर हो रहे अपने सदस्यों के लिए एक विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया। तिरंगा उड़ाना वतन के लिए, तिरंगा उड़ाना वतन के लिए। संसद परिसर में आयोजित विदाई समारोह में सदस्यों के कार्यकाल को याद करते हुए राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि रिटायरमेंट के साथ जीवन थमना नहीं चाहिए। सभापति ने विदा ले रहे सदस्यों से जनसेवा में जुटे रहने की अपील की। मुझे ये पूरा यकीन है कि आज जो हमारे राज्यसभा के साथी अपनी टर्म खत्म करके जा रहे हैं तो वो पब्लिक लाइफ में, पब्लिक की सेवा में बहुत एक्टिव रहेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि विदा ले रहे सदस्य यहां से जाने के बाद अपने प्रिय कामों में जुट जाएंगे। जिस समय जो काम मिलता है उसको पूरे मनोयोग से करना, जी जान से जुट जाना, और जब उस जिम्मेवारी से मुक्त होते हैं तो अपना जो प्रिय काम है उस काम में फिर से एक बार लग जाना। इससे पहले दिन में राज्यसभा के भीतर इन सदस्यों को विदाई दी गई। इस मौके पर विदा ले रहे सदस्यों ने अपने अनुभवों को साझा किया। इस दौरान संसद की कार्यवाही में अवरोध पर सदस्यों ने चिंता भी जताई। राज्यसभा के 17 सदस्यों का कार्यकाल बजट सत्र के पहले चरण के समाप्त होने और दूसरे चरण के शुरू होने के बीच में खत्म हो रहा है। इन सदस्यों में 12 विभिन्न राजनीतिक दलों के निर्वाचित और 5 मनोनीत सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सितारों की कहकशा है, यूं ही घूमते रहने का मजा ही कुछ और। हम अपना प्यार बढ़ा रहे हैं, प्रेम, ये प्रेम की बातें होती हैं। मेरा मजहब इंसानियत है। बांसुरी को लेके और उसको मैं गाऊं ध्रुपद शैली में तो कितनी अच्छी बात हो। मैं सोचता नहीं हूँ, मैं महसूसता हूँ। सपनों की उड़ान और उनके संघर्ष की रहगुजर। हिंदू एक महकता हुआ फूल है और मुसलमान एक महकती हुई जूही का दरख्त है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा। रास्ते पे पड़े हैं कीटाणु की तरह, लेकिन इंसेक्ट। बिना चोट लगे कोई आदमी अपना रास्ता नहीं बदलता है। आइए चलिए मेरे साथ ताबिंदा सितारों की खूबसूरत महफिल में। देखिए राज्यसभा टीवी पर शख्सियत हर शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे। जेएनयू छात्रों ने मंगलवार को दिल्ली में आजादी मार्च निकाला और कन्हैया कुमार समेत 6 छात्रों पर लगाए गए देशद्रोह के आरोपों को वापस लेने की मांग की। इधर जेएनयू में जांच समिति ने कहा है कि 9 फरवरी के कार्यक्रम में नारे लगाने वाले
10 से 15 लोग बाहर ही थे। जेएनयू छात्र संघ ने उमर खालिद और अनिर्बान की रिहाई और देशद्रोह के आरोप वापस लेने के लिए मंडी हाउस से संसद तक मार्च निकाला। छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संविधान के प्रावधानों को पलटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए छात्र संघर्ष जारी रखेंगे। तो विद्यार्थी तय करे कि उसका सिलेबस क्या होगा, टीचर तय करे कि स्टूडेंट और टीचर का संबंध क्या होगा, और पूरा विश्वविद्यालय तय करे कि उसका वाइस चांसलर कौन होगा। आप नहीं तय करेंगे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कन्हैया कुमार के खिलाफ दायर एक याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि जमानत पर रिहा होने के बाद कन्हैया ने देश के खिलाफ बयान दिया। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने उमर और अनिर्बान की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। दोनों आरोपियों ने जमानत के लिए मंगलवार को अदालत में अर्जी भी दी थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से गुजरात के रास्ते देश में दाखिल होने वाले 10 संदिग्ध आतंकियों में से 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये आतंकवादी गुजरात के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे और इनकी मंशा महाशिवरात्रि के मौके पर देश में आतंकी हमले करने की थी। पीटीआई के मुताबिक गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने बताया है कि 3 आतंकियों को बीते शुक्रवार को मार गिराया गया। बाकी 7 आतंकवादियों के ठिकानों का भी पता चल गया है और उनसे निपटने के लिए अभियान जारी है। अभियान जारी होने की वजह से सुरक्षा एजेंसियां इस संबंध में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं हैं। संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस समूह ने 7 मार्च को गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर और दूसरी जगहों पर हमला करने की योजना बनाई थी। आतंकवादियों की घुसपैठ की सूचना मिलते ही केंद्र ने एनएसजी की 4 टीमें गुजरात रवाना कर दी थी। इन आतंकियों के भारत में घुसने की जानकारी खुद पाकिस्तान ने दी थी। लगातार 15वें महीने निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। इसकी मुख्य वजह पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में कमी है। देश का कुल वाणिज्यिक निर्यात फरवरी में 5.66% घटकर 20.73 अरब डॉलर रहा। वहीं आयात भी पिछले महीने के मुकाबले 5.03% घटकर 27.28 अरब डॉलर रहा। फरवरी में सोने के आयात में 29.5% की कमी आई है। सार्क के विदेश मंत्री स्तर की बातचीत के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज नेपाल के पोखरा पहुंचेंगी। पोखरा में वो पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज समेत दूसरे सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से भी मिलेंगे। आज विदेश सचिव जबकि कल विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होनी है। सार्क मंत्रिमंडलीय वार्ता के लिए पोखरा तैयार है। बुधवार को यहां विदेश सचिव और गुरुवार को विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होगी, जिसमें 1.5 सालों में सार्क के कामकाज और 2014 के शिखर सम्मेलन के फैसलों में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। पिछले सम्मेलन के बाद सार्क देशों के मामले में भारत की पहल पर भी सदस्य देशों की राय ली जाएगी। We also plan to seek the views of our partners in SARC on key initiatives mooted by us at the last summit, including the SARC satellite, the e-knowledge network project, etc. As is customary, the working of various SARC specialized bodies and regional centers will be scrutinized during the meetings and directions given for their work over the coming year. अगले कुछ महीनों में सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में होना है। इसके लिए पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज सभी सदस्य देशों के सरकारों के प्रमुखों को आने का न्योता देंगे। इसे वो पोखरा में मौजूद विदेश मंत्रियों को सौंपेंगे। ऐसे में उनके विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मिलने की संभावना है, जिसमें वो सार्क के अलावा आपसी मसलों पर भी बात कर सकते हैं। विदेश सचिव स्तर की बातचीत और पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले में जांच में प्रगति के बारे में भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। म्यांमार की संसद ने यू तिन चौ को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया है। उन्हें 652 में से 360 वोट मिले हैं। नवंबर में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की ऐतिहासिक जीत के बाद से पूरी दुनिया के इस चुनाव पर नजर थी कि म्यांमार की कमान अब किसके हाथ में होगी। म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद मंगलवार को संसद के सदस्यों ने यू तिन चौ को अपना अगला राष्ट्रपति चुन लिया। तिन चौ नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूची के बेहद करीबी माने जाते हैं और उन्हें शुरुआत से ही राष्ट्रपति पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा था। तिन चौ का नाम नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने नामांकित किया था।
उनके विरोध में सेना ने मिंट स्वे को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें तिन चौ ने 160 वोटों से हराया। वोटिंग में तिन चौ को 652 में से 360 वोट मिले, जबकि सेना की तरफ से उम्मीदवार रहे मिंट स्वे को 200 और एनएलडी के एक दूसरे उम्मीदवार हेनरी वैन थियो को 79 वोट मिले। मिंट स्वे और हेनरी थियो पहले और दूसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। एनएलडी को तिन चौ से काफी उम्मीदें हैं। संवैधानिक मजबूरियों के चलते फिलहाल सूची खुद राष्ट्रपति नहीं बन सकती, इसलिए उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि राष्ट्रपति उनकी देखरेख में ही काम करेंगे। तिन चौ के राष्ट्रपति चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। 1960 के बाद ये पहला मौका है जब म्यांमार में कोई ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो सेना से जुड़ा हुआ नहीं है। 2011 में म्यांमार में सैन्य शासन के खात्मे के बाद थिन शिन पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति बने थे जो सेना के ही नेता थे। तिन चौ का कार्यकाल 1 अप्रैल से शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल डेमोक्रेट दावेदार हिलेरी क्लिंटन ने ओहियो, फ्लोरिडा और उत्तरी कैरोलिना में जीत दर्ज की है। मंगलवार को 5 राज्यों में हुई प्राइमरी के नतीजों के बाद हिलेरी ने मुख्य प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स पर निर्णायक बढ़त बना ली है। वहीं रिपब्लिकन दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा, इलिनॉइस और नॉर्थ कैरोलिना में जीत हासिल की है। तो ओहियो में उन्हें गवर्नर जॉन कैसेट से हार का सामना करना पड़ा, जबकि गृह राज्य फ्लोरिडा में हार के बाद मार्को रूबियो ने दावेदारी वापस ले ली। फ्लोरिडा में जीत के साथ ही ट्रंप ने 568 डेलीगेट्स जीत लिए हैं, जबकि क्रूज ने 370, रूबियो ने 163 और कैसेट ने 129 डेलीगेट्स जीते हैं। रिपब्लिकन से उम्मीदवारी हासिल करने के लिए 1237 डेलीगेट्स जीतना जरूरी है। वहीं डेमोक्रेटिक दावेदार क्लिंटन अब तक 1410 डेलीगेट्स जीत चुकी हैं, जबकि सैंडर्स 653 डेलीगेट्स। डेमोक्रेटिक से उम्मीदवारी के लिए 2383 डेलीगेट्स जीतना जरूरी है। Tonight it's clearer than ever that this may be one of the most consequential campaigns of our lifetimes. The next president will walk into the Oval Office next January, sit down at that desk, and start making decisions that will affect the lives and the livelihoods of everyone in this country. 9 delegates this morning. I heard very early in the morning, 9 delegates, that's a lot. And I just wanted to thank the governor, Ralph Torres, great guy, Chairman Ada, who is a fantastic man, and that was a very nice start to the day, that I can tell you. इक्वाडोर सेना का एक विमान अमेज़न के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई। इनमें इक्वाडोर की फौज के 19 जवान थे जो पैराशूटिंग के अभ्यास के लिए सफर कर रहे थे। इसके अलावा विमान में 2 पायलट और 1 मैकेनिक भी था। राष्ट्रपति राफेल कोरिया ने ट्विटर पर बताया कि इस हादसे में कोई नहीं बचा है। उन्होंने इसे देश के लिए बड़ा नुकसान बताया है। हादसे की जानकारी मिलते ही इक्वाडोर के रक्षा मंत्री और बचाव दल दुर्घटनाग्रस्त के लिए रवाना हो गए। यमन में सऊदी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के हवाई हमलों में कम से कम 41 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में औरतें और बच्चे शामिल हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक गठबंधन के युद्धक जहाजों ने मंगलवार को मुस्तबा शहर में एक भीड़ भरे बाजार पर बमबारी की। इस बमबारी में 35 लोग जख्मी भी हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतकों की तादाद बढ़ भी सकती है। यह हमला विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तरी हज्जा प्रांत में किया गया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले साल मार्च से जारी सऊदी गठबंधन सेना के हमलों में अब तक करीब 6,500 नागरिक मारे जा चुके हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा को 4 सितंबर को संत की उपाधि दी जाएगी। पोप फ्रांसिस ने उन्हें संत का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। गरीबों की सेवा में पूरा जीवन लगा देने वाली मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने पर अंतिम मोहर लग गई है। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने आज ये ऐलान किया। रोमन कैथोलिक चर्च 4 सितंबर को इसका औपचारिक ऐलान करेगा। पोप फ्रांसिस ने बीते साल मदर टेरेसा के दूसरे चमत्कार को मंजूरी दी थी। इसके बाद उन्हें संत बनाने का ऐलान किया गया था।
ब्रेन ट्यूमर का ब्राजील का एक मरीज मदर की प्रार्थनाओं से ठीक हो गया था। मदर से जुड़ा पहला चमत्कार साल 2002 में सामने आया था, जिसके बाद 2003 में तत्कालीन पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें धन्य घोषित किया था। It's prayers. I mean, they are not going to have parties or anything like that, but there'll be special prayers more often like that. मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। ये संस्था गरीबों, बीमारों और बुजुर्गों को मदद पहुंचाने का काम करती है। मदर का 87 साल की उम्र में 1997 में निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात क्रिकेट की, T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में ही भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। नागपुर में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 47 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ महज 126 रन खड़े किए, लेकिन ये स्कोर भी भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ा साबित हुआ। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया सिर्फ 79 रन बनाने में कामयाब रही। भारत के लिए कप्तान धोनी ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 23 रनों का योगदान दिया। 3 बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन एंडरसन ने बनाए। एंडरसन ने 42 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेली। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। बजट सत्र के पहले हिस्से का आखिरी दिन, राज्यसभा में आधार विधेयक पर हो सकती है चर्चा। सब्सिडी स्कीमों में आधार के इस्तेमाल को मिलेगा कानूनी दर्जा। बीजेपी ने 12 सांसदों को संसदीय समिति से हटाया। बैठकों से गैर हाजिर रहने पर कार्रवाई। समितियों को ज्यादा समय देने वाले सांसदों को दी जाएगी प्राथमिकता। पश्चिम बंगाल में स्टिंग की जांच करेगा चुनाव आयोग। होर्डिंग, तस्वीरें हटाने के लिए 48 घंटे का वक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का निष्पक्ष चुनाव का आश्वासन। पाकिस्तान से भारत में दाखिल 10 आतंकवादियों में से 3 ढेर। बाकी आतंकियों के ठिकानों का पता चला। सुरक्षा बलों का अभियान जारी। महाशिवरात्रि पर थी हमले की योजना। और अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए हिलेरी और ट्रंप की दावेदारी मजबूत। फ्लोरिडा समेत 3 राज्यों की प्राइमरी में दोनों की जीत। रिपब्लिकन दावेदार मार्को रूबियो का अभियान खत्म। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खास कार्यक्रम तरकश। नमस्कार।